तो लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों पर किन औद्योगिक घरानों की नजर पड़ गई है और उसे लेकर वहां की जनता सतर्क हो गई है। ये लोग कौन हैं जो बाकी पहाड़ों की तरह लद्दाख को भी अपनी हवस का शिकार बना लेना चाहते हैं। लद्दाख की जनता यह खेल समझने लगी है। उसे पता है कि विकास के नाम पर असल में क्या होता है, क्या होगा। वहां की जनता को यह भी पता है कि इसके नाम पर अगर लद्दाख का दोहन हुआ तो लद्दाख ही नहीं बचेगा। यही वजह रही कि भयंकर ठंड में भी लद्दाख के चारों तरफ से लोग लेह में जमा हुए और 3 फरवरी को व्यापक बंद का आयोजन किया गया। आखिर क्यों लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं? जिस राज्य का दर्जा खत्म करने की तारीफ केंद्र सरकार शेष भारत में करती रहती है, लद्दाख के लोग उसकी वापसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इसके पहले सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की, मगर तब भी लद्दाख की मांग को अनसुना कर दिया गया। कहा जा रहा है कि लद्दाख के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई। चीन की सीमा से सटे गांवों से भी लोग लेह आए ताकि प्रदर्शन में शामिल हो सकें। रेडियो स्टेशन से लेकर लेह गेट तक का यह मार्च दूरी में कम था, मगर सारी सड़क भरी हुई थी। बाद में पोलो ग्राउंड पर लोग जमा हुए, जहां पर अलग अलग राजनीतिक और धार्मिक संगठन के लोगों ने भाषण दिए। जब भी लोग सड़कों पर उतरते हैं, गोदी मीडिया उन्हें गायब कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता कि लद्दाख में लोग किन बातों को लेकर परेशान हैं। केवल यही बताया जाता है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आज लद्दाख को लग रहा है कि 370 के हटने के बाद जो वादे किए गए थे वे दिखाने भर के लिए थे। लद्दाख के पर्वतीय संसाधनों पर उद्योगपतियों की नजर लग गई है। ये लद्दाख के पहाड़ों का हाल वही करना चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों का हुआ है। इसलिए लद्दाख के लोग लद्दाख के लिए फिर से राज्य की मांग कर रहे हैं और 6ठी अनुसूची लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हाल के महीनों में हमें ये पता चला कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था, वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे और वो आप तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहाँ किसी को नहीं चाहिए। ये संरक्षण, ये 6 शेड्यूल, ये 2-4 लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऑपोजिशन की मांग है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लद्दाख पर 6 शेड्यूल आ जाए तो फिर ये उद्योग मनमानी नहीं कर पाएंगे, खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ मरोड़ जो पर्वतों का हुआ है हर जगह, वो सब यहाँ नहीं हो पाएगा, लद्दाख बचा रहेगा। और वो ये नहीं चाहते थे, तो ये गलत संकेत देने लगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि
ये कुछ ही लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब संदेश देने के लिए, अपने पैरों से वोट देने के लिए आज यहाँ पर हजारों, दसियों हजारों में लोग जमा होकर इस ठंड में ये जताने के लिए आए हैं कि हम सब इस मांग के साथ हैं। आप इस बहकावे में ना आए जो कुछ मतलबी लोग वेस्टेड इंटरेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। सिक्स शेड्यूल, भारत माता की, भारत माता की। ठीक यही बात राहुल गांधी ने भी कही जब 4 महीने पहले वे लद्दाख के दौरे पर गए थे। वह राहुल की बात नहीं थी, वहां के लोगों की बात थी, जो लोगों ने उन्हें बताए। मगर आज लद्दाख के लोग उसी बात को कहने के लिए ठंड में बाहर निकले हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो लेह की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स हैं उनका हमने पूरा समर्थन किया है। राहुल गांधी पर अक्सर आरोप लगता है कि वे जमीन पर जाकर भी समस्याओं और मुद्दों को सही से नहीं पकड़ते, ना उठाते हैं। मगर यहां आप देख सकते हैं कि पेटीएम की तरह लद्दाख के मामले में भी राहुल गांधी ऐसी धारणाओं को गलत साबित कर रहे हैं। यही कारण है कि गोदी मीडिया में राहुल की यात्रा को कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि तब जमीन से जुड़े मुद्दे दिखने लग जाएंगे। क्यों लद्दाख संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण मांग रहा है? क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद उसे जो संरक्षण हासिल था वह भी हट गया। शुरू में लद्दाख से वादा किया गया कि संरक्षण दिया जाएगा, वहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूट का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। मगर 4 साल यानी अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से वहां के लोगों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बीजेपी को भी पता था कि यही लद्दाख की जनता की मांग है और सही मांग है। इसलिए 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में और 2020 के पर्वतीय परिषद के चुनाव में इसे घोषणा पत्र में शीर्ष पर जगह दी गई। लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया, मगर लोकसभा और पर्वतीय परिषद के चुनाव के 4 से लेकर 3 साल बीत गए। अभी तक लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। अब वहां की जनता बीजेपी को ही उसके वादों की याद दिला रही है और राज्य की बहाली की मांग कर रही है। 2020 में लद्दाख में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकरुक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी यूटी प्रशासन पर मनमानी के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा को हमारे लोगों की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंसिल में केंद्र का ही प्रतिनिधित्व है और इसके सदस्यों के पास कोई अधिकार नहीं। 2014 में लद्दाख से बीजेपी के सांसद रहे छवांग टुप्सन थे, उन्होंने अलग कारणों से पार्टी से 2018 में इस्तीफा दे दिया। लद्दाख से इस वक्त जमयांग सेरिंग नामग्याल बीजेपी के ही सांसद हैं। बीजेपी आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही है। लद्दाख के लोगों को लगता है कि धारा 370 के बाद उनके हाथ से काफी कुछ चला गया। पहले कम से कम लेह से 2 विधायक, करगिल से 2 विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में इलाके का प्रतिनिधित्व करते थे, मगर अब तो विधानसभा ही चली गई। 2 विधान पार्षद भी होते थे। लद्दाख से केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, अब नहीं है। इस तरह से राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाप्त सा हो गया है।
विचित्र बात यह है कि एक केंद्र शासित प्रदेश को विधानसभा दी गई है जिसके लिए अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, कश्मीर की बात कर रहा हूं, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को विधानसभा नहीं दी गई है। इससे सरकार ने अपने लिए क्या हासिल किया और लद्दाख के लोगों ने अपने लिए कितना कुछ गंवा दिया, यह बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से यही बताया जाता है कि अगस्त 2019 के बाद से इलाके में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन फिर लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? लेह पोलो ग्राउंड पर लोगों का यह जुटान कई मामलों में ऐतिहासिक है। इसने करगिल और लेह के बीच की राजनीतिक दूरी भी मिटा दी है। दोनों क्षेत्रों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हर दल और हर तरह के धार्मिक संगठन के नेता और लोग शामिल हुए। इसमें बीजेपी को छोड़कर लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग भी साथ आए। इन दोनों संगठनों का गठन 2019 और 2020 में हुआ था। अभी तक लोकसभा चुनावों के समय किसका सांसद होना चाहिए, इसे लेकर बौद्ध और मुसलमानों के बीच खींचातानी हो जाया करती थी और कभी कभी सांप्रदायिक रूप भी मामला ले लेता था। मगर इस बार दोनों समुदाय के लोग लद्दाख के भविष्य के लिए बड़ी संख्या में यहां जुटे हैं। बौद्ध संगठनों के अलावा शिया और सुन्नी ईसाई संगठन भी इसमें शामिल हैं। 0 डिग्री तापमान की हालत में इतने लोगों का आ जाना लद्दाख के लोगों को भी चौंका रहा है। खरदोंगला में बर्फ पड़ रहा था, तब भी नुब्रा से लोग आए। सबसे ऊंचा पास माना जाता है, वहां से भी बड़ी संख्या में लोग आए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और पर्यावरण को लेकर काम करने वाले सोनम वांगचुक ने इस रैली का कॉल दिया था। लद्दाख के सभी व्यापारिक संस्थान, सामाजिक संस्थानों ने भी इसमें हिस्सा लिया। लद्दाख के साथ साथ करगिल में भी बंद रहा। सोनम वांगचुक को पता है कि नेशनल मीडिया आएगा नहीं तो आंदोलन भी करना होगा और मीडिया का भी काम खुद करना होगा। वांगचुक ने अपने भाषण में याद दिलाया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई कैबिनेट मंत्री लद्दाख आकर संरक्षण देने की बात करते रहे हैं, मगर लगता है कि अब उद्योगपतियों के हित उनकी बातों पर हावी होने लगे हैं और सरकार भूलने लगी है। तो इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहां पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपकी सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर
पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, इन सब का हम फिर धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि देर हुई है 3-4 सालों का, मगर अंधेर नहीं है, हमारा ये यकीन है। तो हमारा यकीन ये है कि जब आपने ये आश्वासन दिए तो आप इसे देर सवेर पूरा जरूर करेंगे। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन घोषणाओं के बाद एक सन्नाटा सा छा गया कुछ महीनों के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर नकारात्मक संकेत मिलने लगे कि ये नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ लेह में तो जो 6th शेड्यूल शब्द को उच्चारण करे उन पर ज्यादतियां होने लगे, बच्चों को पकड़ा जाने लगा। और हमने सोचा कि शायद जिन नेताओं पर हमारा इतना भरोसा था वो नहीं रहा। अगर वादा किया गया था तो 4 साल में पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या वाकई में लद्दाख के पहाड़ों पर किसी खास उद्योगपति की नजर है? यहाँ के लोगों का कहना है कि 97% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, तो इस इलाके को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। वहां के लोग भी यह भी कह रहे हैं कि 6ठी अनुसूची की मांग करने पर तरह तरह से परेशान किया जाता है, FIR कर दी जाती है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण पूरे करने के बाद राहुल गांधी लद्दाख गए। 4 महीने पहले के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग राहुल गांधी से 6ठी अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब यहां एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। वहां के लोगों ने 6ठी अनुसूची की बात कही और बताया कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद उनकी आवाज खत्म हो गई है, उनके पास अब विधायक नहीं है। लद्दाख में आ रही तरह तरह की योजनाओं को लेकर उनके मन में आशंकाएं हैं। उनके सवाल हैं कि कहीं ये सब लद्दाख की कीमत पर तो नहीं हो रहा। मैंने वहाँ पे पार्लियामेंट में अदानी जी का भाषण दे दिया, तो वो डायरेक्टली मोदी जी को मतलब अच्छा नहीं लगा। तो प्रॉब्लम ये थी, अब मैं चुप होने वाला तो हूँ नहीं, मैं तो बोलता जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपकी मदद पार्लियामेंट में कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई लोकल मुद्दा हो या लद्दाख के लेवल का मुद्दा हो, आप मुझे बताओ कि भैया ये मुद्दा है, आप हमारे लिए ये पार्लियामेंट में उठाइए। यूटी तो मिला सर, यूटी तो मिला, मगर उस यूटी में जो हमारा चाहता, जितना लीडरों ने हमें यूटी मांगा था वो हमें नहीं मिला सर। आजकल लद्दाख के 90% लोग चाहते हैं कि हमें 6th शेड्यूल मिले। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो आपका सोलर पावर का पोटेंशियल है, वो ये लोग अपने लोगों को देना चाहते हैं। आपका जो यहाँ पे टेरेन है वो बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा टेरेन है, वहाँ पे बड़े मिनरल्स पाए गए हैं। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जमीन के नीचे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे और वो अपने लोगों को ये पकड़ाना चाहते हैं। हमारी पोजीशन वेरी क्लियर है, जो भी पूंजी है, चाहे ये सोलर पावर हो, चाहे जमीन के नीचे जो भी हो, वो आपका है और किसी का नहीं। सबसे पहले हमें चाहिए जो 6th शेड्यूल वाला कार्रवाई चाहिए। हमें सबसे पहले तो हमारा जमीन बचना है, नौकरी बचना, अपना वो बचना है, सब हमारा जॉब कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल। हम एक जमींदार पर करना चाहिए। इससे अच्छा तो जम्मू कश्मीर के नीचे अच्छा था सर। क्यों बोलो ना सर, पहले हम गाँव वाला मिलके एक आदमी को कोई जमीन नहीं होगा तो निशाना लगा के गाँव वाला माना के हाँ ठीक है भाई तेरे को हक है, तुम इसमें घर बनाओ। अभी तो गलती से ऐसा कर दिया तो पुलिस आ जाता है। मतलब आपका कहना है कि पहले आपका लोकल राज था, अब आपका गवर्नर राज। मैं इससे सहमत हूँ कि लोकल आपका राज होना चाहिए। 6ठी अनुसूची को लेकर लद्दाख में पहली बार प्रदर्शन नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। लद्दाख के लोगों ने 2020 में, 2021 में, 2022 में बड़े पैमाने पर बंद का आयोजन किया था। यहां तक कि जम्मू में भी जाकर प्रदर्शन किया ताकि किसी तरह दिल्ली को सुनाई दे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ है। लोगों का यह भी कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है वह काफी कमजोर संस्था है। काउंसिल का बजट में कोई रोल नहीं। लद्दाख के बजट का ज्यादा बड़ा हिस्सा केंद्र शासित प्रशासन तय करता है।
करगिल में भी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष है, वहां भी कई बार इस तरह के बंद हुए हैं, मगर दिल्ली तक उनकी आवाज गोदी मीडिया ने पहुंचने नहीं दी और लोगों को यही झांसा दिया गया कि अनुच्छेद 370 के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। 3 फरवरी के लद्दाख बंद ने उस झूठ से पर्दा हटा दिया। हाल ही में जब अस्पतालों के साइन बोर्ड बदले गए और उन पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा गया, तब वहां के लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। उन्होंने इस तरह से देखा कि यह केंद्र शासित प्रशासन का एक तरफा फैसला है, इसमें उनकी राइट्स हैं हमारे लोगों की, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। हमारे इंस्टीट्यूशंस गायब हो गए हैं, क्योंकि पहले आपको पता है कि जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, तब हमारे यहाँ से पिछले 70 सालों में हमारे यहाँ से लोगों ने अपनी नुमाइंदगी की है। हमारे लद्दाख से 4 MLAs चुन के जाते थे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 2 मेंबर्स हमारे यहाँ MLCs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करते थे। वो सब खत्म हो गए हैं। कहने को तो हमारे जो ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल ऑटोनमस है, हमारे जो CEC होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स होते हैं 4 लेह में 4 करगिल में, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का उनको रैंक दिया गया है। लेकिन वो उनको पंचायती जो हमारे इंस्टीट्यूशन से उतना ही राइट्स है, उनको पेपर में सिर्फ राइट्स हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया गया है, जिससे हमारे लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने इस पर रिजर्वेशन दिखाई बहुत ज़्यादा। और हम 2020 से, जब से हमारी एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनी है, तब से हम सड़कों पर है, तब से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी जो बात है, हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारे 4 पॉइंट जो एजेंडा है, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। जब से हम यूटी बने हैं, तब से हमारी जो इंस्टीट्यूशंस थी, पीपल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने देखा है कि पहले तो इसको यूटी लेजिस्लेचर रखा गया था, और साथ में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेट में रिस्टोर किया जाएगा। और जिसके चलते हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली जो 370 का जो जजमेंट जो दिया था, उनने भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसको स्टेट में रिस्टोर कर देना चाहिए। लेकिन लद्दाख पे ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात की, ना हमारे ऑनरेबल जो हमारे होम मिनिस्ट्री उनने कोई बात की, जिससे लद्दाख को सिर्फ एक सिंपल एक यूटी में रखा गया है, यूटी में तब्दील कर दिया गया है। वेरस इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनको फुल फ्लेज स्टेट बनाने वाले हैं। जो हम समझते हैं लद्दाख की आवाम की, वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा कोई अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें एक स्टेट को आपने बाइफरकेट करके यूटी बना दिया हो। बाकी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे कंट्री में देखे हैं, उनमें हमेशा ये देखा है कि चाहे वो तेलंगाना का केस हो, आंध्र प्रदेश का जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना, या हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, उसमें हमेशा से स्टेट्स बने। हमारा एक सिस्टम है, प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री में कि जब भी यूटी से स्टेट बनते आ रहे हैं, लेकिन स्टेट से पहली बार हमने देखा है कि यूटी में कोई डिमोट हो रहा है। सेकेंडली, लद्दाख की तरह जो सिमिलरली प्लेस जो जगहें हैं हमारे इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आसाम हो गया है, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मिजोरम हो गया, जहाँ पे 6 शेड्यूल की प्रोटेक्शन इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है। हमारे लद्दाख में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे उसमें वो फॉल होता है कैटेगरीज में, कि इसको भी उनके लाइंस पर हमारे लद्दाख को भी एम्पावर करने की जरूरत है, 6 शेड्यूल देने की जरूरत है। लोगों का यह भी कहना है कि ब्राउन बेयर और स्नो लेपर्ड जैसी लुप्त होती प्रजातियां हैं जो इस विकास मॉडल के चलते बिल्कुल समाप्त हो सकती हैं। यहाँ की इकोलॉजी बेहद संवेदनशील है। यहाँ केंद्र के लाए ब्यूरोक्रेट नौकरशाह बिना सोचे समझे बड़े बड़े निर्णय नहीं ले सकते। स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है। राज्य में बड़ी संख्या में नई सड़कें और हाईवे बनाए जा रहे हैं। सोलर प्लांट के लिए उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है। लोगों का कहना है कि इलाके में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। राज्य के नौजवानों के लिए काम नहीं, इसलिए यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन भी बने। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से राजपत्रित नौकरियां न के बराबर आई हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आपकी नजर में नहीं लाए जाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।